Okay, children, welcome to the second part of important terms of your accounts. Now, today I'll be covering majority of important terms I'll be covering and कुछ जो अगर important नहीं है that I will leave, जो आप आगे करते जाओगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा. Now, if you see, हमने previous video में we had done about liabilities. Liabilities क्या होता है? जब किसी को कुछ देना है और अगर वो एक साल के अंदर अंदर ही मनी या सामान देना है, that is a current liability, and more than 1 year के अंदर देना है, that is your non current liability, which is also your long term. लेकिन हम अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी. सिमिलरली नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज़ योर एसेट. एसेट क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेसमैन की उसने ओन की होती है, प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज. ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या ओन करेगा? एक बिजनेसमैन जो है, सपोज उसने अगर अपनी लैंड ली है तो वो उसका क्या है? एसेट है. और अगर आपने सपोज आपका गारमेंट का ही बिजनेस था, हम गारमेंट का ले रहे हैं, एंड गारमेंट का हो सकता है आपने एक शॉप खरीदी है, तो वो शॉप क्या है आपकी? दैट इज़ योर बिल्डिंग. ठीक है, वो अगर आपने रेंट पे लिया है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ नॉट योर एसेट, क्योंकि आप रेंट दे रहे हो, आपका अपना नहीं है. लेकिन अगर आपने कोई अपनी शॉप खरीदी है तो वो आपका एसेट हो गया. सपोज आपने 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, वो आपका हो गया एसेट. फिर आपने उस गारमेंट के लिए हो सकता है आपने कुछ फिटिंग्स वगैरह भी करवाई हो, कुछ मशीनरी का सामान लिया हो, कुछ आपने मशीनरी ली हो, एंड ये सारा सामान हो सकता है आपका 50,000 का. ये भी आपका क्या है? एसेट है. क्यों? क्योंकि इसका आपको बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्यों है? एसेट क्यों है? इसको आप कभी भी अगर आपको लगता है मुझे बिजनेस बंद करना है एंड यू वांट टू सेल इट, आप उसको बेचोगे, मशीनरी बेचोगे तो आपको 50,000 रुपीज़ उसके मिल जाएंगे. हो सकता है 50,000 ना मिले, 45,000 मिल जाए. कभी भी आप शॉप को सेल करना चाहो, आप सेल कर सकते हो, आपको पैसे मिलेंगे. कहीं से कुछ आना है या किसी से कुछ लेना है, मतलब हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसको हम बोलते हैं एसेट. लाइबिलिटीज़ क्या होती है? कुछ भी देना है, वो एक बर्डन है, वो एक लाइबिलिटी है. एसेट क्या है? किसी से कुछ लेना है, हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. तो बिल्डिंग आज है, कल को ज़रूरत पड़ी सेल करके पैसे आएंगे. फिटिंग्स है, मशीनरी है, एसेट है. आपके पास बिजनेस में आपके पास जो है कैश है, सपोज 2 लाख आपके हाथ बिजनेस में कैश है, ये भी क्या है? एसेट है. इसको आप कभी भी बेच के इससे बेनिफिट ले सकते हैं. आपके जो बैंक में पैसे हैं, सपोज आपके बैंक में मनी है, ये भी आपका क्या है? बेनिफिट मिल रहा है. सो बेसिकली किसी से कुछ लेना है या फिर इसको बेच के हमें कभी भी बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा ही होगा, वो होते हैं हमारे एसेट. ठीक है. अब जैसे आपकी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट थी, सिमिलरली जो हमारे एसेट हैं वो भी हमारे नॉन करंट एसेट एंड हमारे करंट एसेट होते हैं. करंट एसेट हम उनको बोलते हैं जिसको हम कैश में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमें जिसका बेनिफिट जो है 1 ईयर के अंदर अंदर मिलेगा. जैसे विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फॉर लेस देन 1 ईयर. कैश इन हैंड, आपके पास कैश है ही, बैंक में मनी है, दैट इज़ ऑल्सो कैश. गुड्स फॉर रीसेल, आपने सामान लिया और बेच दिया, ये भी क्या है? करंट एसेट है. स्टॉक आपका करंट एसेट होता है. आपके पास पिछले साल का स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, उसको बेच सकोगे. इस साल का स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी हमारा 1 साल के अंदर अंदर सामान बेच दोगे, वो भी हमारा करंट एसेट है. नॉन करेंट एसेट क्या है? जिनको हम 1 साल के बाद में उसको हम सेल करते हैं. नाउ नॉन करेंट विद चिल्ड्रन, देयर आर 2 टाइप्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल वो एसेट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच. जैसे टेबल, चेयर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारे एसेट है. इनको हम कभी भी बेचना चाहें, हमें बेच कर मनी मिल जाएगा. दैट इज़ योर टैंजिबल एसेट, क्योंकि इसको आप देख सकते हो, इसको आप टच कर सकते हो. इनटैंजिबल एसेट कि हमें इनको हम कभी भी बेचना चाहें हम बेच सकते हैं, हमें पैसे मिलेगा, पर इसको हम देख नहीं सकते. दे कैन नॉट बी सीन और टच. जैसे ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, गुडविल. अब ट्रेडमार्क जैसे या फिर मैं बोलूँ गुडविल सपोज जैसे टाटा का बिजनेस है या रिलायंस की कंपनी है. अगर रिलायंस की कंपनी अपना कुछ बेचना चाहती है, वो बोलती है मैं अपने रिलायंस अपना कंपनी को बेचना चाहते हैं, फटाफट सब उसको खरीद लेंगे. क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि सबको मालूम है रिलायंस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, उसका बहुत प्रॉफिट होता है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका नाम है. जो उसका नाम है ना, उसको हम बोलते हैं गुडविल. तो जब भी वो बेचेगा, हो सकता है उसकी कंपनी की वैल्यू हो 2 करोड़, लेकिन वो बोले कि मुझे 3 करोड़ दो, जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा है क्योंकि उसने इतना नाम कमाया है, उसको बोलते हैं गुडविल.
अब उसको मालूम है कि वेन एवर आई सेल माई कंपनी, मेरी कंपनी की इतनी गुडविल है कि मुझे पैसा मिलेगा, तो उसके लिए वो क्या है, एक एसेट है। अब सी, गुडविल को आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, पर आपको मालूम है कि वेन एवर आई एम गोइंग टू सेल इट, मेरी कंपनी की जितनी भी वैल्यू है मुझे उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरी कंपनी की गुडविल है। आप कोई सॉफ्टवेयर सेल करते हो तो वो सॉफ्टवेयर भी, जैसे अभी आजकल आपके जूम ऐप है, गूगल मीट है, यू कैन नॉट सी दी सॉफ्टवेयर बट यू कैन सेल इट एंड यू कैन गेट द मनी, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप जब आप बेचोगे तो आपको मनी मिलेगा। वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटैंजिबल। सो नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा में होते हैं, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। टैंजिबल जिसको टच कर सकते हो, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, मशीनरी, लैंड, एंड इंटैंजिबल सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, गुडविल। नॉन करंट एसेट आई टोल्ड यू, ठीक है। एक और चीज़ होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट होता है वो एसेट फिक्टिशियस है कि वो एक्चुअल में एसेट नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा हमने एक खर्चा कर दिया, लेकिन उसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा वाले सालों में मिलता रहेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, अगर अब रिलायंस है या टाटा है या कोई भी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस है, वो अपने बिज़नेस का वो क्या करता है, ऐड निकालता है। जो वो ऐड निकालता है, या जैसे कोलगेट है, कोलगेट का ऐड आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सपोज़ उस ऐड के उसने 1 करोड़ रुपीज़ पे किए, वो उसने क्या किया, पैसे दिए, लेकिन ये जो पैसा 1 करोड़ में दिया, उसका बेनिफिट ऐसा नहीं कि कोलगेट का ऐड का फ़ायदा उसको 1 ही साल होगा। उस ऐड का, वो ऐड हर साल चलता रहता है, काफ़ी सालों तक लोग उस कोलगेट को देखते हैं ऐड को, और उससे और टूथपेस्ट खरीदेंगे, तो उसका बेनिफिट उसको 1 साल से कहीं ज़्यादा मिलता है। दैट इज़ नोन एज योर फिक्टिशियस एसेट। लॉसेस क्यों लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंस, क्योंकि आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो आपकी तरफ से पैसे गए, लॉसेस हुआ, लेकिन दे आर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। और इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एक वो खर्चा जिसका फ़ायदा हमें आने वाले बहुत सालों तक मिलता है। दैट इज़ नोन एज योर फिक्टिशियस एसेट। ओके, अब इसके अंदर एक चीज़ और हमने किया था, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिसको हमने पैसे देने होते हैं, हमने उधार पे सामान लिया है। सी चिल्ड्रन, एक चीज़ होती है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या है, 2 चीज़ों को मिला के बोलता है। पेएबल पहली चीज़ तो क्या है, लाइबिलिटी, पैसे देने हैं। किससे देने हैं, जिससे आपने उधार पे सामान परचेज किया था, क्रेडिट पे परचेज किया था, तो उसको आपने 2 मंथ्स में देना है। जिसको देना है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। इसको हमने पैसे पे करने हैं। अब कई बार क्या होता है, हम क्रेडिटर को ना एक बिल पे लिख के दे देते हैं। यहाँ मैंने बोल दिया, मैंने आपसे सामान लिए, गारमेंट्स लिए मैंने बोला 50,000 के गारमेंट से, और उसको मैं आपको 2 मंथ्स में पैसा दे दूंगी, तो वो मेरे क्या हो गए, क्रेडिटर्स। तो लेकिन अब मैं इस क्रेडिटर्स में से ही मैं बोलती हूँ 20,000 जो क्रेडिटर्स थे उनको मैंने लिख के दे दिया, मैंने एक बिल पे लिख के दे दिया कि इन क्रेडिटर्स को मैं 2 मंथ्स में 20,000 पे करूँगी। मैंने उसको एक जो है इस तरह से, आपका एक बिल होता है जो आप आगे पढ़ोगे, और वो बिल पे मैंने रिटर्न पे लिख के दे दिया, तो वो क्या बन जाता है, बिल्स पेएबल। तो टोटल मेरा बिजनेस की कितनी लायबिलिटी है पे करने वाली, कि मेरी टोटल हो जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि इसमें से मैंने क्या किया, 50,000 में से 30,000 को तो मैंने देना है बोलकर ही, जिसको बोला था उसको देना ही है, प्लस 20,000 जिनको मैंने लिख के रिटर्न में बिल लिख के दे दिया, तो 50,000 मेरे टोटल क्या हो जाते हैं, ट्रेड पेएबल। सो ट्रेड पेएबल क्या है, इट इज़ नथिंग जस्ट दैट जिनसे आपने गुड्स या स्टॉक जो है सामान खरीदा था ऑन क्रेडिट, आपने उनको पे करना है। एंड वो जिनको आप रिटर्न नहीं सिर्फ वर्बल बोलते हो, वो हुआ क्रेडिटर। जिसको आप रिटर्न में एक बिल में लिख के दे देते हो, नोट लिख के दे देते हो, वो है बिल्स पेएबल। इन दोनों को मिलाकर टोटल हो जाता है ट्रेड पेएबल। जैसे ट्रेड पेएबल एक लायबिलिटी है, सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, एक एसेट है। आपने किसी को सामान बेचा और आपने उसको क्रेडिट पे बेच दिया कि ठीक है अभी आप सामान ले जाओ, आप भले ही पैसे 3 मंथ्स के बाद दे देना। जिसने आपको 3 मंथ्स के, हो सकता है कुछ लोग ले गए आपसे सामान, 1 लाख का सामान टोटल लेके चले गए, जिसमें से 70,000 ने तो बोल दिया कि हम आपको 3 मंथ्स में दे देंगे, 30,000 ने आपको लिख कर दे दिया, उन्होंने आपको एक बिल्स रिसीवेबल दे दिया। तो मेरे पास एक बिल रिटर्न में है, 30,000 के लोगों ने मुझे लिख के दे दिया कि वो देंगे, तो मेरा टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना हुआ, 70,000 प्लस 30,000, दैट इज़ माई ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, डेटर्स। डेटर्स कौन, जिससे पैसा लेना है,
बिल्स रिसीवेबल जिन्होंने हमें लिख के दिया। कोई चीज़ लेनी है, यहाँ पर भी लेनी है, कोई चीज़ लेनी है तो क्या होता है, एसेट है। कोई चीज़ देनी है तो वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है। ओके ये इसका कॉम्बिनेशन हुआ। अब हर कंपनी को, हर फर्म को एक चीज़ क्या बनानी पड़ती है, वो होता है हमारा बैलेंस शीट। सी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, हर साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर हमारा हमेशा कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है एंड कब ख़त्म होता है, 31 मार्च। इस ईयर का कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020, कब फिनिश हो जाएगा, 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में, 31 मार्च को बनती है, एक दिन में बनती है। तो इसलिए हमेशा आपको क्या वर्ड यूज़ करना होता है, एट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज योर पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब ये बताता है कि साल के एंड में फर्म की पोजीशन कितनी है, मतलब फर्म की लाइबिलिटीज़ कितनी है, फर्म की एसेट कितनी है। सो ऐसे बनाया जाता है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। लेफ्ट साइड पे लिखते हैं लाइबिलिटीज़, ये रुपी का सिंबल, अमाउंट कितने की है, एसेट कितने हैं उसका अमाउंट। और हमेशा जितनी आपकी लाइबिलिटीज़ है उतने आपके एसेट होते हैं, हमेशा ये बराबर होता है, बैलेंस शीट हमेशा बराबर। सी अब इसके अंदर एक चीज़, आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, आपने बिजनेस में कितना पैसा डाला। अब यहाँ पे कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि कैपिटल तो हमारा अपना पैसा है जो बिजनेस में डाला है, वो लायबिलिटी क्यों है। वो लायबिलिटी इसलिए है, आपने कुछ बच्चों ने अपने चैप्टर्स में कर लिया होगा, एक प्रिंसिपल होती है एंड दैट इज़ नोन एज योर बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहती है बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है। ठीक है, सपोज आप ही का बिजनेस है, सपोज यू आर, इफ आई से यू आर आयुष, और आपने एक कंपनी खोली है ए बी लिमिटेड। अब ये जो ए बी लिमिटेड है ये एक डिफरेंट कंपनी है, आयुष तो आप ओनर हो, आप डिफरेंट हो। ये जो ए बी लिमिटेड है ना, जब भी ये ए बी लिमिटेड को आप बंद करोगे, ये आपने, आयुष ने अपना मनी जो है बिजनेस में डाला था 2 लाख रुपीज़, लेकिन वो ए बी लिमिटेड जब भी बंद होगा उस बिज़नेस को आयुष को पैसे देने होंगे। कितने देने होंगे, 2 लाख। मतलब बिज़नेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है। जब आप भी अपना पैसा बिजनेस में डाल रहे हो, आप ऐसे दिखाओगे कि बिजनेस में अगर लॉस हुआ या बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसे देने पड़ते हैं। दिस यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली जब हम प्रिंसिपल्स को करेंगे। एज ऑफ नाउ ये समझो कि बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है, तो जो कैपिटल है वो तो बिजनेसमैन की है, और जो बिजनेस है उसने वो पैसा कभी ना कभी, जब भी बिजनेस बंद करना है आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपको इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा है, आप ये भी सोच सकते हो, सपोज़ इसके अंदर हमारा ये जो 2 लाख रुपीज़ है, इसके अंदर 2 पार्टनर थे, ए और बी, और उन्होंने क्या खोला, ए बी लिमिटेड। ए ने भी 1 लाख रुपीज़ लगाए, बी ने भी 1 लाख रुपीज़ लगाए, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख। जब ये बिज़नेस बंद करना है तो क्या ये एसेट है, नहीं। जो बिज़नेस बंद होगा ए बी लिमिटेड क्या करेगा, ए को उसके पैसे वापस कर देगा, बी को उसके पैसे वापस कर देगा, क्योंकि बिज़नेस ए बी लिमिटेड अलग है, ए अलग है, बी अलग है। एक लाइबिलिटी है कि इस बिज़नेस को, उन पार्टनर्स को वो पैसा वापस करना है जब भी बिज़नेस बंद हो जाएगा। इसलिए कैपिटल हमेशा एक लाइबिलिटी होती है कि जब भी बिज़नेस बंद होगा, बिज़नेस को वो पैसा उसके ओनर को वापस करना होता है। सो कैपिटल हुआ 2 लाख, आपने क्रेडिटर्स लिए थे सी 50,000, एंड सपोज आपने 2,50,000 का ही आपने क्या किया, बैंक लोन लिया। ठीक है, और आपके पास अगर हम देखें, आपके पास लैंड हो जाती है, सपोज 2 लाख की आपके पास लैंड है, 50,000 का आपके पास मशीनरी है, फिर आपके पास हम कर देते हैं 30,000 का फर्नीचर है, 20,000 का स्टॉक है, और ये आपका हो गया, एंड आपके पास बैंक में पड़ा है 1,50,000 एंड कैश इन हैंड होगा 50,000। ये है, जब भी आप टोटल करोगे आप देखोगे दोनों का बराबर। सी दिस इज़ 2,50,000, इसको हमने कर दिया 5 लाख रुपीज़। ये कितना आया, 2,50,000, 3,50,000, एंड ये भी हुआ हमारा 5 लाख रुपीज़। इट मीन्स, और ये डबल लाइन मतलब हमारा बैलेंस शीट टैली कर गया, जितने हमारे लायबिलिटीज़ थे उतना ही हमारा एसेट है। और चिल्ड्रन आप सिंपल सी चीज़ देखो क्या कह रहा है ये बैलेंस शीट, क्या बोलती है, सी बिजनेस में एक तो अपना पैसा लगाया, ठीक है,
और आपने क्रेडिटर से सामान भी ले लिया लोन पे 50,000 का, और आपने बैंक लोन भी लिया, तो टोटल आपने बिजनेस पे कितना पैसा लगाया 5 लाख। एंड इस 5 लाख में क्योंकि आपके पास कैपिटल था, क्रेडिटर से सामान ले लिया उधार पे, एंड ये हमने लोन भी लिया, 5 लाख रुपीज़ टोटल बिजनेस में लगा। और देखो वो कहाँ लगा, आपने उससे लैंड खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर लिया, स्टॉक है, फिर बैंक में पैसा पड़ा, कैश इन हैंड, तो जितना टोटल पैसा था उतना ही आपके पास होगा। सो हमारा जितनी भी लाइबिलिटीज़ है दे आर इक्वल टू एसेट इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है। दिस इज़ हाउ वी डू इट। एंड क्विकली बस मैं आपको दो और बता देती हूँ चीज़ें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, जो भी आपने खर्चा किया, जब भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसका क्या क्या खर्चा है। आप कैश, आप सैलरी देते हो, आपने गारमेंट का ही बिज़नेस था और आपने 4-5 लोगों को काम पे अपने नीचे वर्कर्स रखे थे, उनको सैलरी दोगे। आपने अगर शॉप किराए पे ली थी, आप रेंट दोगे। लेबर रखा है कुछ कि इधर से उधर सामान लोड करो तो वेजेस दोगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे, स्टेशनरी है वो दोगे। जितना भी आपने खर्चा किया वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंस। और एक और हमारा एक्सपेंस क्या आता है, वो है डेप्रिसिएशन। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब है जैसे अगर आपने जब बिज़नेस खोला था, आपने एक मशीनरी ली थी 50,000 रुपीज़, लेकिन एक साल के बाद क्या वो मशीनरी आप जब आप बेचना चाहोगे वो 50,000 की बिकेगी? नहीं, वो हो सकता है 45,000 की बिके। ये हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू जो है एसेट की एक साल में थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि आपने इसको यूज़ किया एंड उसका मॉडल भी पुराना हो गया, वेयर एंड टेयर हो जाता है। सो दिस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, डेप्रिसिएशन। ये भी हमारा एक तरह से खर्चा है, लॉस है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। सो हमारा ये हमारे एक्सपेंसेस, बिजनेस में जब भी आप देखते हो, आप एक्सपेंसेस को देखते हो कि कितने 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 मेरे खर्चे हुए, सारे खर्चे, और जो मेरे एसेट की वैल्यू डाउन हो गई उसको भी हम, डेप्रिसिएशन को भी हम एक्सपेंस लिखते हैं। नाउ एक और चीज़, एक्सपेंस हमारे कैसे होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, जिसको मैंने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, जैसे अगर मैं बोलती हूँ आप मोबाइल का बिल देते हो, मैंने प्रीपेड मोबाइल पहले ही दे दिया 2,000 रुपीज़, अब जितना आता रहेगा करते रहेंगे। मैंने पूरे साल का पहले ही बिल दे दिया, तो मुझे उसका पूरा साल बेनिफिट मिलता रहेगा, बेनिफिट फ्यूचर मिल जाएगा। किसी भी खर्चे को अगर मैं शुरू में ही दे देती हूँ तो वो, क्योंकि मुझे उसका मैं बेनिफिट पूरे ईयर में लूँगी, दैट इज़ एन एसेट। आप बिज़नेस में आप इंश्योरेंस भी कराते हो हर सामान का कि भाई कभी आग लग जाए तो हमारा सामान ख़राब ना हो जाए, आप इंश्योरेंस कराते हो और उसके लिए आप हर साल क्या पे करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम। एंड सपोज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भी पूरे साल का 1 लाख रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पहले ही एडवांस में दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस तो पहले ही दे दिया, वो क्या उसका बेनिफिट अब पूरे ईयर में मिलेगा, वो भी हमारा क्या है, एक एसेट है। सो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो आपने पहले ही एडवांस में पूरे साल का खर्चा दे दिया, दैट इज़ नोन एज योर प्रीपेड एक्सपेंस। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या है, जो हमने अभी तक पे नहीं किया, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, आपने सैलरी पे करनी थी, आपने रेंट पे करना था, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम करना था। सपोज अभी 2 मंथ्स की सैलरी देनी बाकी है, रेंट देना है, इंश्योरेंस भी अभी हमने प्रीमियम नहीं पे किया। ये सारे खर्चे, एक्सपेंस क्या है, खर्चे हैं, और हमने अभी तक पे नहीं किए तो उनको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज विच आर नॉट येट पेड। देना है, दिया नहीं है लेकिन देना तो है ही, 31 मार्च से पहले पहले देना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या हो जाता है, लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस हम पे कर चुके हैं और इसका हमें बेनिफिट पूरे आने वाले टाइम तक मिलता रहेगा, तो वो हमारा क्या होता है, एसेट। ठीक है, ये आपको एक्सपेंस में पता होना चाहिए। एंड एक चीज़ होती है, एक और चीज़ लास्ट पे आ रही हूँ क्विकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रेवेन्यू एंड इनकम। सी चिल्ड्रन, रेवेन्यू होता है टोटल पैसा कितना आया। जैसे आपने सपोज आपने 50,000 के गारमेंट खरीदे, हम गारमेंट का ही बिजनेस ले रहे हैं तो मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, एंड आपने उसको 1 लाख रुपीज़ का सेल कर दिया, आपने उसको सेल किया 1 लाख रुपीज़ का, तो सेल करके आपको जो टोटल पैसे मिले वो हमारा क्या हो जाता है, रेवेन्यू। सो इन सच केस हमारा रेवेन्यू क्या हो गया, हमारे पास हमने जो सामान था बेचा, उसको बेच के जितना पैसा आया, जितना भी पैसा आया टोटल सेल करके, दैट इज़ योर रेवेन्यू। एंड रेवेन्यू हमारा 1 लाख का था, एक्सपेंस हमने कितने का खरीदा था, हमारी उस पर कॉस्ट क्या क्या आई थी। हो सकता है मैंने 50,000 के गारमेंट खरीदे थे, फिर मैंने 2,000 जो है ट्रक का भी दिया था खर्चा,
फिर मैंने उसके अंदर 3000 जो है मैंने उसके अंदर सैलरी भी दी थी, एंड उसके बाद मैंने 5000 जो है उसकी कुछ फिटिंग विटिंग चार्जेस भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया था। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 60,000 जो है मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, वो हुआ मेरा 60,000, और उसको हम बोलते हैं, तो जिसको हम बोलेंगे दिस इज़ माई इनकम। तो इनकम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सिंपल लैंग्वेज में इफ़ आई से, जब भी आपने कोई सामान जितने का भी बेचा, बेच के जो पैसा आया उसमें से भी आपने कॉस्ट भी निकाली है। अगर यहाँ पे गारमेंट का बिज़नेस, सपोज आपका मोबाइल का बिज़नेस था, आपने कहा मैंने आज 4 लाख रुपए के मोबाइल बेच दिए, बेच के आपके पास जो पैसा आया वो हमारा क्या है, रेवेन्यू। तो मैं बोलूँगी अच्छा आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे नहीं नहीं 4 लाख का प्रॉफिट कहाँ हुआ, 2 लाख के तो मैंने मोबाइल ही खरीदे थे, फिर मेरा शॉप का रेंट भी निकल गया, वो भी तो खर्चा है, फिर मैंने लोगों को सैलरी दे दी, वो मेरा 50,000 निकल गया, एंड मैंने जो है इसके अंदर आप लगा लो, और मेरे ऊपर के कुछ छोटे छोटे खर्चे और थे, बिजली का बिल था, ये भी दिया। तो टोटल आप बोलोगे मेरा 3,10,000 क्या आ गया, मेरा टोटल एक्सपेंस। रेवेन्यू कितना था, जो सामान बेच के पैसा आया, सेल ऑफ गुड्स से जो मनी आया, मोबाइल बेच के कितना पैसा आया था इस केस में 4 लाख, 4 लाख रुपए पूरा का पूरा आया। इसमें से जितने की उसकी कॉस्ट थी और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी, रेंट पे किया, बिजली का बिल पे किया, सैलरीज पे करी, आपका कितना एक्सपेंडिचर आया, वो आपका एक्सपेंस आया 3,10,000। तो 19,000 जो आपके पास बचा, दिस इज़ योर इनकम। ठीक है, तो आपको रेवेन्यू और इनकम में फ़र्क पता होना चाहिए। रेवेन्यू क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड, चाहे हमें सेल से मिला, इंटरेस्ट से मिला, कहीं से भी पैसा आया, टोटल जितना भी पैसा आया वो करा, एंड रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं वो हमारा हो जाता है इनकम। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इतनी ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स अभी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए चाहिए होंगी। सो देर आर फ्यू टर्म्स विच आर स्टिल लेफ्ट दैट वी विल कवर लेटर, एंड एज ऑफ नाउ गो थ्रू दिस वीडियोज, बोथ द वीडियोज ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1, अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। चिल्ड्रन 2 से 3 बार देखो, सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट व्हेन वी स्टार्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन आपको कोई डाउट नहीं रहे। थैंक यू।